हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक नए लॉ के बारे में जानेंगे जो कि डाउरी से रिलेटेड है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये पहली बात तो ये हमारे अभी पिछले साल ही यूपी जुडिशरी में ऐड हुआ है। ठीक है, उसमें जो 9 लॉ है उसमें से एक लॉ ये है, तो इस पर्पज़ से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो एज अ कॉमन लॉ, एज अ जनरल लॉ हमको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि डाउरी से रिलेटेड अगर कहीं पे पनिशमेंट दी हुई है या कहीं इसके लिए रोकथाम की कुछ व्यवस्था है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो वो यहाँ पर है। तो इस पर्पज़ से भी हमको इसको जानना चाहिए। बाकी ये हमारे जुडिशरी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो छोटा सा एक्ट है, प्यारा सा, फटाफट इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर एक भी नहीं है, जितने सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन इसमें 10 सेक्शन दिया हुआ है और उसमें इसका जो इसमें 2 बार अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 1961 का एक्ट है। तो 1961 से अभी तक इसमें 2 बार संशोधन किया जा चुका है। एक है 1984 में और एक है 1986 में। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि ये इन्फोर्समेंट में कब आया, तो 1 जुलाई 1961 को, इनैक्टमेंट इसका 20 मई 1961, बस। और ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, मतलब इसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों की सेम लायबिलिटी होती है। और इसके अंदर अगर जैसे किसी के ऊपर लायबिलिटी जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें मेल फीमेल बराबर कैटेगरी में देखे जाते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्ट है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। हमने इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो देख ही लिए हैं। द एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग, यानी ये गिविंग और टेकिंग, देना और लेना, दोनों को ही प्रोहिबिट किया गया है डाउरी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो दे रहा है उसके लिए कोई काम, मतलब उसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो जो देगा और जो लेगा, डाउरी अगर दे रहे हैं तो दोनों ही सेम लायबल होते हैं। अब इसमें सेक्शन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो ये हम देख ही चुके हैं कि होल ऑफ इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर 2019 के बाद उसमें भी एप्लीकेबल हो गया। फिर आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ डाउरी इसमें सेक्शन 2 में दिया हुआ है। अब डाउरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहली बात हम क्या जाने कि डाउरी का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। उसके बाद कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे कि पैसे हो गए या चेक हो गया, इस टाइप के जो मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, गिवन और एग्रीड टू गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब भाई कोई सामने से ही मांग ले रहा है ना डॉरी कि हम शादी करेंगे तो हमको 20 लाख रुपए चाहिए, ये डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली क्या होता है कि भाई आप देंगे, अपनी बेटी को देंगे, एज अ गिफ्ट दे दीजिए, तो ये होता है इनडायरेक्टली। जो फूफा जी मतलब वगैरह, ये डाउरी का सिस्टम तो जानते ही हैं, तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही इंक्लूड होता है। अब ए, बाई वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, मतलब एक जो पार्टी होगी उसके द्वारा दूसरी पार्टी को देना। अब चाहे वो दूल्हे की तरफ से दुल्हन की मतलब दूल्हे को दुल्हन की ओर से दिया जा रहा हो या दूल्हे की तरफ से दिया जा रहा हो दुल्हन को, यहाँ पे मतलब वाइस वर्सा चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुल्हन की तरफ से ही डावरी जाएगी तभी पनिशेबल होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई दुल्हन की तरफ से भी आपसे डावरी ले रहा है तो वो चीज़ भी पनिशेबल होती है। बी में क्या है, बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू द मैरिज और बाय द अदर पर्सन टू द ईदर पार्टी टू द मैरिज। यहाँ पे अदर पर्सन में हमारे रिलेटिव्स इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स तो हमारे माँ बाप हो गए, है ना, मतलब जो डावरी ले रहे हैं या दे रहे हैं वो पेरेंट्स में माँ बाप आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अदर पर्सन दे रहे हैं तो अदर पर्सन में रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव्स में फूफा, चाचा या जो अगुवाई करते हैं, है ना, थर्ड पर्सन कहने का मतलब है कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे इंक्लूड, अगर वो डावरी लेने या देने में उसका हाथ है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। तो यहाँ पे जो मैरिज का टाइम बताया जा रहा है, या तो शादी के टाइम ही दो या शादी के पहले, मतलब शादी जब सेटिंग होती है ना, तो पहले ही बहुत लोग कह देते हैं कि हमको इतना दहेज चाहिए, तो या तो उस टाइम या तो एट द प्रेजेंट, जब शादी हो रही हो तभी आपका डिमांड हो जाए कि हम शादी तभी करेंगे,
नहीं तो हम बारात वापस ले जा रहे हो, तो ऐसे मोमेंट पे, या एनी टाइम आफ्टर। अब भाई शादी हो गई, शादी तो आप बड़े प्रेम से कर लिए, अब शादी के बाद आप क्रुएल्टी कर रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो कि पैसे दो पैसे दो। तो ये सब डावरी में 3 मतलब स्टेजेस यहाँ बताए गए हैं, चाहे शादी के पहले हो, चाहे शादी के टाइम हो, चाहे शादी के बाद हो। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डावर एंड मेहर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि डावरी में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो पर्सनल लॉज, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें जब डावर और मेहर ये दोनों, क्योंकि ये इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक अधिकार के तौर पे देखा जाता है। जो डावर होता है, जो मेहर होता है, ये दुल्हन का अधिकार होता है कि उनको ये दिया जाना जरूरी है शादी के बाद। तो इस चीज को हम डावरी में नहीं रखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है डावर और डावरी में, तो ऐसा नहीं है, डावरी अलग चीज है, डावर अलग चीज है, ठीक है, मेहर अलग चीज है एज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो हमको डावरी का मतलब समझ में आ गया, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कोई मांग करता है या एग्री करता है देने की, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जा रहा है, चाहे एक पार्टी के पेरेंट्स द्वारा दूसरी पार्टी के पेरेंट्स को दिया जा रहा है, और कब दिया जा रहा है, एट, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, डावर और मेहर एज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 2, यानी डावरी की डेफिनेशन यही है। अब आते हैं सेक्शन 3 में। तो 3 क्या है, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डावरी। तो यहाँ पे गिविंग और टेकिंग दो चीजें बात की जा रही हैं कि अगर कोई डावरी यानी अगर कोई दहेज दे रहा है या ले रहा है तो उसके लिए पेनाल्टी हमको सेक्शन 3 में देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 यहाँ पे क्या पेनाल्टी है कि इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये आफ्टर अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्पेक्टिव लॉ के अंदर आता है, ठीक है। इसके पहले कोई भी दहेज, अगर 1961 के पहले कोई भी दहेज अगर लिया हो तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 1961 मतलब ये जब एक्ट हमारे कमेंसमेंट में हुआ आया, उसके बाद से जो दहेज के जो केसेस हुए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव और टेक्स और एबेट भी यहाँ जाए, ठीक है, मतलब कोई बहला फुसला रहा है इस टाइप का। अगर कोई डावरी देते हुए पकड़ा गया या डावरी देना अगर उनको कोई ऐसा केस आया है सामने तो उनको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 5 साल, यानी लेस देन मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल तक की सजा है। और जो फाइन होगा वो 15,000 यानी 15,000, 5 साल की सजा और 15,000 तक का फाइन उनके ऊपर लग सकता है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डिस्क्रिशन है फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। अब यहाँ पे कोर्ट चाहे तो उनका जो 5 साल की सजा है वो कम भी कर सकती है। कैसे कम करेगी, अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ यहाँ पे ये जो दहेज है ये दहेज नहीं है और जो गिफ्ट है या जो पैसे हैं वो दिए जाना जरूरी था, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट माफ भी कर सकती है, 5 साल से कम की सजा भी दे सकती है। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। अब इसके सब सेक्शन 2 में क्या है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू, यानी जितने भी ये जो भी दिए हुए हैं ये कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, प्रेजेंट पे, ठीक है। प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट। अगर कोई दूल्हे की तरफ से दुल्हन को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब एज आ प्यार से कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, ऐसा कोई डावरी का इंटेंशन नहीं है, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सेम वही चीज़ अगर दुल्हन की तरफ से दूल्हे को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई बिना डिमांड के गिफ्ट, मतलब माँ बाप अपनी खुशी से कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सोने की चेन दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा सेक्शन 3 में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये पनिशेबल नहीं है। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 3 में उतना इंपॉर्टेंट था, उसमें इंपॉर्टेंट था कि भाई 5 साल तक की सजा, 15,000 तक का फाइन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर एक्सेप्शंस में आता है तो वो होते हैं गिफ्ट, अगर जो विदाउट डिमांड दिए जा रहे हैं, यानी अपने स्वेच्छा अनुसार दिए जा रहे हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 4 में, ये बात करता है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डावरी। अब यहाँ पे डिमांड की जा रही है, वहाँ पे क्या था, देना और लेना था, यहाँ पे डिमांड की जा रही है। If any person demand directly or indirectly from the parents or other relatives or guardian of the bride or bridegroom, तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है, चाहे वो पेरेंट्स द्वारा की जाए या अदर रिलेटिव्स या यहाँ पे गार्जियन जो दूल्हे और दुल्हन के माँ बाप होते हैं उनके द्वारा किसी भी टाइप की डावरी का, किसी भी टाइप के गिफ्ट का अगर कुछ डिमांड किया जा रहा है शादी में कि हमें ये चाहिए, तो वो भी पनिशेबल है। और इसके लिए पनिशमेंट दिया हुआ है 6 मंथ तक की कारावास और 10,000 रुपये फाइन। तो इस पूरे एक्ट में जो याद रखने वाली चीज़ है वो पेनाल्टी ही है। यहाँ पे पेनाल्टी कितनी लग रही है,
6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 उनको फाइन दिया जा सकता है। और यहाँ सेम चीज़ वही प्रोवाइजो में है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई स्पेशल रीज़न होगा उनके पैसे देने या लेने या डिमांड करने की तरफ से, तो वहाँ कोर्ट माफ़ भी कर सकती है। ये हो गया हमारा सेक्शन 4। अब सेक्शन 4A में है, ये ऐड हुआ था 1986 से, ठीक। तो ये सबसे पहले तो हमारा अमेंडमेंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बात कर रहा है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, मतलब कि दहेज से रिलेटेड, डावरी से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा मतलब सर्कुलेशन हो रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो ये भी एक मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, ऑफेंस। हाँ, एक ये भी ऑफेंस है। मतलब ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, जैसे होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि वीडियोस में सीधे सीधे बोलते हैं कि मतलब हमारे बच्चे ये हैं, ये इतना पढ़े हैं और हमको इतने पैसे चाहिए, अगर आपको शादी करनी हो तो आप इतने पैसे हमको दीजिए और शादी करिए। तो ये चीज़ भी प्रॉपर्ली बैन है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट क्या है, 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब जितना हाई फाई आपका एडवर्टीजमेंट रहेगा उतना हाई फाई पनिशमेंट भी रहेगी, यानी 6 महीने से 5 साल तक की सजा प्लस 15,000 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। प्रोवाइजो सेम वही है। अब सेक्शन 5 क्या है, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। अब यहाँ पे एग्रीमेंट हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है ना वहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे वॉइड एग्रीमेंट बताए गए हैं। तो वहाँ पे हम 26 में क्या देखते हैं, सेक्शन 26 हमको बताता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो कि मतलब शादी को रोकने के लिए है, मतलब शादी को रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो उसी तरह यहाँ भी बोला गया है कि अगर डावरी को लेने के लिए या देने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है कि शादी कर लीजिए, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि हम आपको इतना पैसे देंगे, तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट है। पता लग रहा है सामने आप प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट इस टाइप के होते हैं ये प्रॉपर्ली वॉइड होते हैं, या बोले तो ये एब इनिशियो वॉइड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही शून्य होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो सेक्शन नंबर 5 हमको एग्रीमेंट से रिलेटेड बताया गया है और ये क्या है, वॉइड है। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 6 में। 6 बात करता है डावरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर, मतलब उसका जो वाइफ है उनका जो वारिस होगा। तो वेयर एनी डावरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, मतलब कोई भी दहेज जो किसी अन्य पर्सन द्वारा लिया जा रहा है अदर देन वुमेन, मतलब उस जो महिला है उस महिला को छोड़कर किसी और पर्सन द्वारा लिया जा रहा है जिसकी शादी यहाँ पे हो रही है। मतलब भाई दहेज दिया जा रहा है, किसी दुल्हन को दिया जा रहा है, तो जो पैसे दिए जा रहे हैं या जो दहेज दिया जा रहा है उस वुमेन को ना देकर किसी अन्य पर्सन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये लायबल जो जिस पर्सन को दिया जा रहा है उस पर्सन को लायबल किया गया है कि जो भी डावरी है उसको उस वुमेन के पास 3 महीने, मतलब यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर करना है। यानी यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है कि इफ द डावरी वाज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, मतलब यहाँ पे जो दहेज है अगर वो शादी से पहले लिया जा रहा है तो विद इन 3 मंथ्स, यानी शादी के बाद 3 मंथ के अंदर उसको जो प्रॉपर्टी है उसको उस वुमेन को देना पड़ेगा। पहले में ये हो गया। दूसरे में क्या है, अगर मान लो जो दहेज है वो एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज लिया है, मतलब जिस समय शादी हो रही है या शादी होने के बाद लिया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा, तो इस कंडीशन में 3 महीने के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट, मतलब जिस दिन से वो डावरी लिया गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो जो प्रॉपर्टी है उसको वुमेन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और सी में क्या बोला गया है कि यहाँ मान लो अगर वुमेन जिसकी शादी हो रही है वो माइनर है, ठीक है। तो अब ऐसे जब माइनर कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे बोला गया है कि जब तक वो 18 साल की एज अटेन न कर ले, मतलब वो 18 साल की जब हो जाए तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको ट्रांसफ़र करिए। और जब तक ये तीनों सिचुएशंस नहीं हो जाती हैं तब तक ये ट्रांसफ़र पेंडिंग रहेगा। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे, एज अ ट्रस्ट, मतलब एज अ ट्रस्ट उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि जब टाइम आए तो उसको आप वुमेन को ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब उसको आप अपने यूज़ में, सीधे सीधे यहाँ कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है उसको आप अपने यूज़ में नहीं ला सकते हैं। अगर
ऐसा करने में वो पर्सन फेल होता है तो वहाँ पे ये पेनाल्टी दी हुई है कि आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन जो है वो 5,000 से 10,000 तक का फाइन भी लग सकता है अगर ये कंडीशन करने में वो पर्सन जिसको डावरी मिला है अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है वो है हमारा 3 मंथ। सेक्शन 6 से कोई भी क्वेश्चन आए 3 मिनट उठा के लगा दो, काम मतलब उतना ही काफ़ी है। यहाँ पे सब सेक्शन 3 में क्या बोला जा रहा है कि जो वुमेन एंटाइटल्ड है इस मतलब इन सब सिचुएशंस के लिए जो एंटाइटल्ड है अगर वो मान लो मतलब मर गई या उसकी डेथ हो गई, उस जो डावरी है उसको लेने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो वुमेन के जो एयर्स रहेंगे यानी जो वुमेन के वारिस रहेंगे उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक राइट दे दिया गया है वुमेन के एयर्स को। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 6। अब इसका प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो ऐड हुआ है हमारा 1986 से। इसमें ये बोला जा रहा है कि वेयर सच वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन नेचुरल, मतलब यहाँ पे एक तरफ से वो जो क्रुएल्टी वाला होता है ना कि 7 साल से पहले अगर किसी की डेथ होती है मैरिज लाइफ में तो ऐसा माना जाता है कि वो मतलब डावरी डेथ है, इस टाइप का वहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं अगर वो नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट, तो जो प्रॉपर्टी है जो डावरी है अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो वो कहाँ जाएंगी? उसके माँ बाप को, यानी महिला के माँ बाप को जाएगी, ना कि उसके सास ससुर को, उसके माँ बाप को जाएगी। और बी कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर उनके बच्चे हैं, मतलब जो महिला हैं जो डाई हुई है जो मरी हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टी है जितनी भी डावरी है उनके बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 3A में इसमें भी उतना कुछ खास नहीं है, बस ये ऐड हुआ था हमारा 1984 से। हाँ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 में। 7 हमारा बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब जो भी ऑफेंस डावरी से रिलेटेड होंगे उसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है। तो ये हमको बताया गया है सेक्शन 7 ऑफ द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। तो यहाँ पे 2 अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, MM यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास के पास नहीं जाता क्योंकि ये एक हीनियस ऑफेंस के अंदर आ जाता है भाई, डावरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो सेक्शन 7 इसका इंडेक्स बेस पे याद रखना है कि कॉग्निजेंस कहाँ पर है सेक्शन 7 में। इसमें अथॉरिटी कौन सी दी हुई है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और ये सब्स्टिट्यूट मतलब अमेंडमेंट कब इसमें हुआ था? 1984 में। सेम चीज़ें वही चीज़ें दी हुई है, शॉर्टकट में इसका अथॉरिटी याद रखने वाली चीज़ है, बस और कुछ नहीं। अब सेक्शन 8 क्या है? ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पस एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो यहाँ पे नेचर बता दिया गया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं इससे रिलेटेड वो नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो ये एक हीनियस ऑफेंस के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 8 हमारा बता रहा है कि जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है, तो हमारा नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है। फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी इसमें प्रोसीजर होंगे तो ये एक क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ हम कहाँ से देखते हैं? CRPC से, मतलब जो CRPC में जितने भी प्रोसीजर दिए हुए हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से हो, चाहे अरेस्ट के पर्पज से हो या ट्रायल के पर्पज से हो, तो जितने भी प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम CRPC से रिलेट करके पढ़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे जितने भी ऑफेंस हैं नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है यानी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और कॉग्निजेबल है। सेक्शन 8 इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 8A में क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे BOP की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऐसी मतलब ऐसा केस किसी के ऊपर लगता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो एक्यूज्ड के ऊपर होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आप प्रूफ करिए कि हम इनोसेंट हैं। तो ये सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्पज से ही हम देखेंगे कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें BOP हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर होता है। तो 8A इंपॉर्टेंट है, ये कब से जुड़ा? 1986 से। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 8B में जो ऐड हुआ है 1986 से, और ये बात करता है डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, यानी ये ऑफिसर की बात कर रहा है, डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो कि अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको अपॉइंट किस लिए किया जाता है? ताकि ये जो मतलब जितने भी केसेस हैं इस एक्ट के अंदर
उनसे रिलेटेड सारे ज्यूरिडिक्शन, सारी पावर्स इनके पास होती है। तो अब इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं या कौन कौन से ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो ये करते हैं, जो हमारे डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं। तो टू सी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड विद, मतलब जितने भी इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रोविजंस हमारे इस एक्ट में दिए हुए हैं वो सही से कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारे समाज में डावरी जैसी चीज़ें कम हो रही हैं कि नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। टू प्रिवेंट एज फॉर एज पॉसिबल द टेकिंग और एबिटिंग, मतलब जो डावरी की डिमांड वगैरह है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इनका यही ड्यूटी है, एक तरफ से अगर हम देखें तो इनकी ड्यूटी यही है कि जितने भी जो डावरी जैसे कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई हैं उसको कम करना। टू कलेक्ट सच एविडेंस, मान लो इनको कहीं से पता चलता है कि यहाँ पे डावरी जैसे केसेस हो रहे हैं तो उस जगह से एविडेंस को कलेक्ट करना भी इनका वर्क होता है। और टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शंस, मतलब कुछ एडिशनल फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको भी ये परफॉर्म करते हैं। अब सेक्शन 3 में इसमें बताया गया है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स होती हैं सेम टू सेम हमारी डावरी प्रोहिबिशन के पास भी पावर होती है एज इट इज। ये देखो सच पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये 3rd में हो गया। अब 4 में क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, यहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनेगा, जो डीपीओ को एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसमें 5 से ज़्यादा, 5 से कम तो नहीं होना चाहिए, यानी 5 से ज़्यादा यहाँ पे सोशल वर्कर्स रखे जाएंगे, जिसमें से ज़रूरी है कि उसमें से 2 जो वर्कर हैं, जो 2 सोशल वर्कर हैं वो वुमेन होनी चाहिए। मतलब 5 मेंबर होने चाहिए सोशल वर्कर जो हमारे इनको डीपीओ को असिस्ट करेंगी, उनको एडवाइस देंगी, और इसमें से 2 वुमेन होनी चाहिए। सेक्शन 9 क्या है? पावर टू मेक रूल्स, सीधी सी बात, रूल्स की बात कर रहा है तो वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और सेक्शन 10 में क्या है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ रूल बना सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सेक्शन 10 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 9 जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस कंडीशन में रूल मेकिंग उसके पास पावर है, और सेक्शन 10 हमारा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करता है कि उनके पास कौन कौन सी रूल मेकिंग पावर्स हैं। अब इसमें रूल्स आते हैं, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं लेकिन ये समझने के लिए ठीक है, पढ़ लीजिए, क्या पता भाई एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। जो गिफ्ट हमने भी एक उसमें पढ़ा था ना, सेक्शन 3 में ही पढ़े थे कि अगर कोई प्रेजेंट्स दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट दिया जा रहा है दूल्हे और दुल्हन को विदाउट डिमांडिंग, तो ऐसी कंडीशन में हम इस एक्ट का चार्ज नहीं लगाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कुछ लिस्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम गिफ्ट के मतलब उसमें गिफ्ट की लिस्ट में रखेंगे। तो ये सेकंड है, फर्स्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हल्का हल्का सा पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, बाकी यहाँ से एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो हमारा कंप्लीट हो गया छोटा सा एक्ट, द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्शन नंबर 10, 10 के 10 कंप्लीट। बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन थोड़ा सा याद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वही पनिशमेंट वगैरह याद करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत याद हो जाएगा, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो। और थैंक यू। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सही मतलब कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा बुरा कुछ सुधारने वाली चीज़ें हैं तो। और अदरवाइज एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।